नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नकमा। हाथरस आज भी देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अब से कुछ देर पहले पीड़ित लड़की के गांव के बाहर एक शख्स ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और दिल्ली की विधायक राखी बिरलान पर स्याही फेंकी और ये शख्स किसी हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन संजय सिंह की अगुवाई में पीड़ित परिवार से मिला। पुलिस ने आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया। जैसा आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि यहां पर जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां उन पर भी लाठीचार्ज हुई है। इसके अलावा कल हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज की गई और उसके विरोध में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने आज जगह जगह धरना दिया। कल जब जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुई थी तो कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाकर उन्हें बचाया था। आरएलडी कार्यकर्ता पुलिस पर कातिलाना हमले का आरोप लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार पुलिस की लाठी और गोली का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज दबा रही है। यही सलूक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ, यानी जो भी वहां पे पॉलिटिकल कार्यकर्ता जा रहे हैं उन पर पुलिस की लाठियां चल रही हैं। इनके नेताओं पर भी लाठियां चलाई गई हैं। समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन को जो कि पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था उन्हें आगरा में रोका गया। उसके बाद कुछ लोगों को जाने की इजाजत दी गई, लेकिन रोके गए कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज का आरोप है। इस बीच हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान हुए हंगामे के बाद भीम आर्मी के चंद्रशेखर और आरएलडी के 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि हाथरस में माहौल बिगाड़ने के आरोप में 19 मुकदमे कायम कर दिए गए हैं, 6 हाथरस में और 13 दूसरे जिलों में। कतिपय राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, नेता और हजारों की संख्या में एकत्रित भीड़ ने कोविड-19 का गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कल पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए हिंसा पर उतारू हो गए, जिन्हें हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भीड़ इकट्ठा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ ग्रामीणों के विरोध के बीच कल चंद्रशेखर, जो कि भीम आर्मी के मुखिया हैं, वो पीड़ित परिवार से मिले थे और उनके लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की थी। आज चंद्रशेखर ने दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें और अगर हमारी मांगों पे सरकार गौर नहीं करेगी, तानाशाही करेगी, तानाशाही रवैया बरकरार रखेगी, तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और इस घेराव की स्थिति में जो राजनीतिक दल पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं और उनको सच में अगर वो न्याय दिलाना चाहते, राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनकी तकलीफ को, दुख को समझते उनके साथ खड़े हैं, तो जिस दिन इस तानाशाही सरकार के खिलाफ मैं घेराव का ऐलान करूंगा, मैं उनसे मांग करता हूं कि वो लोग भी इसका समर्थन करें अगर वो दलितों के हितैषी हैं। तो इस घेराव के समर्थन की मांग कर रहे हैं चंद्रशेखर। हाथरस की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के कई हिस्सों में अब धरना प्रदर्शन हुआ है। शिमला से लेकर अहमदाबाद और बेंगलुरु और मुंबई तक हाथरस की घटना के विरोध में प्रदर्शन किए गए हैं। हाथरस में पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं और बड़े सवाल हैं। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस कुछ लोगों के साथ सख्ती दिखा रही है और धारा 144 का हवाला दे रही है ताकि लोग यहां पर इकट्ठे नहीं हों, लेकिन कुछ लोगों को संरक्षण दे रही है। हाथरस रेप मामले में आगरा के फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ गई है। आगरा के फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता से रेप के सबूत नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल सैंपल भेजने में देर को लेकर है। जांच के लिए पीड़ित का सैंपल 11 दिन के बाद भेजा गया, जबकि एक्सपर्ट की बात मानी जाए तो 72 घंटे के बाद स्पर्म के निशान मिलना संभव नहीं है।
जिस तरह से अभी ये जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और कुछ मीडिया वालों ने भी इस चीज़ को बड़े पैमाने पे उठाया है कि जो हाथरस की पीड़िता है उसके साथ रेप नहीं हुआ है, तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये लफ्ज़ रेप का जो है इस्तेमाल किया, ये पूरी तरह से गलत है। सिर्फ कोर्ट ही इस चीज़ की जो है फाइनल बता सकती है कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। ये लोग जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन इनको कंप्लीट करनी चाहिए, मुकम्मल हो देनी चाहिए, फिर कोई जो कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा वही होगा। एफएसएल की रिपोर्ट पे पूरी तरह से जिस तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 96 आवर के अंदर ही अंदर जब कोई रेप का इंसिडेंस हो उसे पहले 96 घंटे से पहले भेजना होता है, लेकिन इस केस में ये देखने को मिला है कि 11वें दिन जो है सैंपल को भेजा गया, तो पूरी तरह से जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसको सही साबित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर हमजा मलिक जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के हैं जो अलीगढ़ में है, और ये वही अस्पताल है जहां पर इस लड़की को पहले लाया गया था। और यहां पर की जो रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें ये साफ है कि रेप की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण ये भी है जो तमाम लॉयर्स और जानकार बता रहे हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन है इस लड़की का, मौत के पहले जो बयान दिया गया है उसमें उसने बलात्कार की बात कही है। इसके बावजूद इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर हैं। मुकेश, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम लोग, पार्टियों के डेलीगेशन वहां जाने की कोशिश में है, रोका जा रहा है उनको, और एक माहौल ऐसा बना हुआ है तनावपूर्ण वहां पे। लेकिन साथ साथ जो आरोपी परिवार है वहां पर उनकी सभाएं और पंचायतें भी हो रही हैं जिसके विजुअल सामने आ रहे हैं। तो इस समय आप क्या बता सकते हैं स्थिति को लेकर? और मुकदमे दायर कर दिए गए हैं, अलग अलग जगह मुकदमे कायम कर दिए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये डेलीगेशंस। देखिए, बिल्कुल जो यहाँ का प्रशासन है उसका दोहरा मापदंड है, क्योंकि आरोपियों के पक्ष में लगातार पंचायतें हो रही हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के पूर्व एमएलए राजवीर सिंह पहलवान के यहाँ हाथरस में कल एक पंचायत हुई जिसमें करीब 300 लोग इकट्ठा हुए। वो पंचायत जहाँ पर हुई थी वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन वो पुलिस बल उनकी सुरक्षा के लिए था। जबकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं तो ये सेक्शन 144 का अपने आप में वायलेशन है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके उलट जो तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, या फिर अलग अलग दूसरी पार्टियों के लोग हों, या फिर भीम आर्मी के लोग हों, उनके खिलाफ बारी बारी से सेक्शन 144 के उल्लंघन के लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जब हमने इस पर सवाल किया यहाँ के प्रशासन से तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उनका कहना यह है कि सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 3 पंचायतें यहाँ पर हुई हैं अब तक आरोपियों के पक्ष में, उस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका दोहरा मापदंड है। वहीं गांव के अंदर एक तनाव भरा माहौल है, क्योंकि जातीय खाई भी बढ़ती जा रही है। दलित समाज के लोग इस बात से नाराज़ हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं, ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं जो दूसरा पक्ष है उसका कहना ये है कि उनको गलत फंसाया गया है। तो कुल मिलाकर जातीय खाई बढ़ती जा रही है, गांव में एक तनाव है। और इसी बीच जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग जातीय हिंसा, यानी कि 2 जातियों के बीच हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को लेकर कुल 18-19 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 6 मुकदमे हाथरस में किए गए हैं और बाकी 13 मुकदमे अलग अलग जिलों में दर्ज हुए हैं। मुकेश, एक बात जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सभाएं चल रही हैं, पंचायतें चल रही हैं, दोहरा मापदंड है, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं उनमें कहा जाता है कि 5 लोगों से ज्यादा ना आए। हमने एडीजी को सुना कहते हुए कि ये लोग व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं और जो गाइडलाइंस हैं पुलिस की कोरोना को लेकर उसका उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए ये मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि 300 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इनको एक तरह से संरक्षण के लिए वहां पुलिस है। ये कहा जा रहा था कि इनके अपने घरों में ये हो रहा है, इसलिए हम इन पर कुछ नहीं कर सकते। एक जो माहौल बना हुआ है और जो जातीय हिंसा की बात है, ऐसे में इस जगह पे पीड़ित परिवार जो काफी डरा हुआ होगा, जिसके ऊपर इतना दबाव है, वहां पर क्या माहौल है? वो लोग जैसे चंद्रशेखर ने मांग की, इन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए, पर क्या हाल है इस समय वहां पर? कई धमकाने वाले वीडियोस सामने आते हैं अलग अलग सूत्रों से। देखिए, वहाँ माहौल ये है कि जो आरोपी पक्ष है
अगर उनके समर्थन में लोग आते हैं तो पुलिस चुपचाप खड़ी हो जाती है, वो चाहे कोई कुछ भी बातें वहाँ पर करें। कल हमने देखा कि जब चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पहुँचे, भीम आर्मी के जो चीफ हैं, तब उसी वक्त कुछ लोग वहाँ पर पहुँच गए और चंद्रशेखर आज़ाद को धमकाने लगे और काफ़ी देर तक वो वहाँ पर रहे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा आज एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो सांसद संजय सिंह हैं और विधायक राखी विडलान हैं, जब वो पीड़ित परिवार से निकलकर गांव के बाहर आए तो जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, उसी वक्त एक शख्स जो है बैरिकेड के अंदर घुस गया और उन पर स्याही फेंक दी। ये जो शख्स पकड़ा गया है इसका नाम दीपक शर्मा है और राष्ट्रीय स्वाभिमान दल से जुड़ा हुआ है, उसका संस्थापक है और पिछले 4-5 दिनों से लगातार यहाँ पर घूम रहा है और कई पुलिस वालों से ये बातचीत करता रहता है। तो एक तरह से पुलिस इन लोगों से मिली हुई है और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी उसने बैरिकेड क्रॉस कर लिया और अंदर आकर आम आदमी पार्टी के सांसद पर उसने स्याही डाल दी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी किसको छोड़ना है, किसको बचाना है, इस पूरे खेल में शामिल हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका मुकेश। हाथरस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। और जैसा मुकेश बता रहे थे कि सामने आकर पुलिस के मौजूदगी में धमकी दे रहे हैं लोग, क्योंकि ये भी खबर आई है और कल से ये वीडियो भी कई जगह पर है कि ठाकुर समाज जो है वो समर्थन में उतरा है आरोपियों के और वो बाज़ाब्ता धमकियां भी दे रहे हैं कैमरे पर, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या हाथरस कांड के बाद उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने की साजिश हो रही है? इसके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों के अब नाम बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि उनकी सतर्कता में ऐसी साजिश नाकाम हो गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश का आरोप है। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। ये हास्यास्पद बात है। एक तरफ जो पीड़ित परिवार है उसके ऊपर अनेक आरोप लगा रहे हैं। आपके आईजी कहते हैं कि उनके साथ रेप हुई है, डीआईजी ने कहा कि रेप हुई, और जो सैंपल लिया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो 12 दिन के बाद है। वो 12 दिन में क्या परिस्थितियां रहती हैं वो सहज से अंदाज लगाया जा सकता है, तो उसका वो विश्वसनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जो पीड़िता का बयान होगा वो इस बारे में अंतिम होगा, उसको अनदेखी कर रही है सरकार, कर रही है सरकार की एजेंसी कर रही है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या है। और अब उल्टा जब खुद बैकफुट पे वो आते हुए नज़र आ रहे हैं तो ये फर्जी एक कहानी घड़ी गई है कि एक हैशटैग हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काने का, दंगा भड़काने की कोशिश की गई और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। अब इन चीज़ों का सहारा लिया जाएगा। हमारे साथ कमाल खान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कमाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये साजिश की जा रही है दंगा भड़काने के लिए और इसमें नाम जो आ गए हैं एजेंसियों के द्वारा, पीएफआई और एसडीपीआई। तो ये तमाम बात अगर तर्कसंगत भी है, मान भी लें, तो जो एक लड़की के साथ हुआ है क्या वो बिल्कुल ख्याली है? उस लड़की की मौत हो चुकी है, उसके साथ मारपीट हुई है, एक परिवार है वहाँ। तो किस तरह इस बात को समझा जाए? ये क्या नया रंग देने की कोशिश है इसको? देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं, जो आपको हम बता दें, जो ये 13 मुकदमे कायम हुए हैं, जिनमें 6 हाथरस में कायम हुए हैं। जो पहला मुकदमा है उसमें देशद्रोह की धाराएं भी लगाई गई हैं कि जो लोग वहां गए थे वो देशद्रोह कर रहे थे। और ना तो हाथरस पुलिस बता रही है कि एफआईआर किसके खिलाफ है, और ना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ये बताया है कि एफआईआर किसके खिलाफ है। तो उसमें जिसको भी चाहे नत्थी किया जा सकता है बाद में ये कह करके कि ये उसमें शामिल पाए गए हैं। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनके ऊपर देशद्रोह की भी धाराएं लगाई गई हैं। अब ये कहना, देखिए, अब सरकार की बहुत फजीहत हो चुकी है। ये सारे देश ने देखा है कि सोशल मीडिया पे
जितनी फजीहत इस सरकार की इस केस को लेकर हुई है, आज तक सारे मामलों को जोड़ दें तो कभी नहीं हुई थी जितनी फजीहत हुई है। तो जो भी मिसहैंडलिंग वहां पे हुई है, अब ऐसा लगता है कि उससे बचने के लिए सरकार जो है एक ऑफेंसिव पॉस्चर इस्तेमाल कर रही है। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से पूछा गया कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, क्या इसमें पीएफए के लोग शामिल हैं, कौन सी एजेंसी संगठन के लोग इसमें शामिल हैं। किसी का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल बयान नहीं दिया कि इसमें इस तरह की कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या कोई शामिल है। तो उससे ऐसा लगता है कि ये कुछ चीजें लीक की जाती हैं अपने मीडिया में प्रचार करने के लिए, लेकिन ऑफिशियली उसके ऊपर यूपी की पुलिस के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा ये सब सोशल मीडिया में चल रहा है और हम इसकी विवेचना करेंगे, हम इसमें साक्ष्य संकलन करेंगे, सबूत जुटाएंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें क्या हमें कहना है। तो वैसे सरकार है, उसके पास पुलिस है, मुकदमा लिखना, दफाएं लगाना उनके हाथ में है और वो कुछ भी कर सकते हैं। जी शुक्रिया आपका कमाल। हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, ये जो चेन्नई की तस्वीरें आई हैं जहां पर डीएमके का बड़ा प्रदर्शन हुआ है और जैसा कमाल बता रहे थे कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं अब उनके ऊपर देशद्रोह तक के मामले दायर कायम किए जा रहे हैं। एक लड़की का कथित तौर पे बलात्कार हुआ, उसकी मौत हुई, उसके साथ क्रूरता हुई, लेकिन अब विरोध करने वालों पर देशद्रोह तक का मामला लगेगा। इसके लिए विरोध प्रदर्शन कई जगह पर हो रहे हैं। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटनाओं को लेकर सवाल उठाया है। आज राजस्थान में 12 में एक और रेप के विषय में न्यूज दिखाया गया है। किस प्रकार एक नाबालिग के साथ वहां रेप हुआ है, यह जघन्य अपराध हमने देखा है। इसी 12 में कुछ दिनों पहले 2 नाबालिग बहनों के साथ भी रेप हुआ था और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे थे ये तो छोटा रेप है, ये तो कोई बड़ा विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी किस प्रकार से, मैंने यहां पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैंने देखा है कुछ पत्रकार बंधुओं ने इस इनसेंसिटिविटी को लेकर ट्वीट भी किया था कि छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने यह भी कहा कि यह रेप छोटा है, वो रेप बड़ा है। ये छोटा बड़ा रेप, ये छोटा बड़ा मर्डर, इस प्रकार की जो चयनात्मक राजनीति होती है, ये जो सिलेक्टिव राजनीति है, यह राजनीति नहीं हो सकता है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी अपनी जगह अलग अलग जगह पे चल रहा है और कांग्रेस इसमें पूरी तरह से अब शामिल है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों के बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं। संगरूर और पटियाला में उन्होंने खेती बचाओ यात्रा की है। किसानों से ये वादा किया है राहुल गांधी ने कि सत्ता में आते ही वो ये काले कृषि कानून हटा देंगे। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर एक के बाद एक आक्रमण कर रही है। इनकी आप सब पॉलिसीज देखिए, एक भी पॉलिसी इनकी गरीब जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है, किसान को मदद करने की नहीं है, मजदूर का हाथ पकड़ने की नहीं। सब के सब पॉलिसीज इनके 3-4 चुने हुए मित्र हैं, उनके लिए बनाई जाती है। गरीबां नूं जिहड़ा वंड हुंदी सी, खरीदती सी एफसीआई ते गवर्नमेंट पैसा दिंदी सी और फिर जिहड़े गरीब से जिन्हां नूं अन्न दिंदे ने पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के राही वो इस अन्न के भंडार तो कढ़ के सबसिडाइज करके जिन्ना उहदी रकम है वो तो घट करके साडे गरीबां नूं इत्थे वंडिया जांदा सी, उहनां नूं अन्न खवाउण वास्ते, अपने बच्चों नूं पाउण वास्ते। हुण जदों एफसीआई नहीं रहनी, जदों इत्थे कोई अन्न के भंडार नहीं रहने, तो कित्थों लेके आउणगे पीडीएस का पैसा।
हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी गजाली जुड़ रहे हैं। गजाली, राहुल गांधी ने अलग अलग जगहों का दौरा किया है जहां जहां उनकी सभाएं हुई हैं, किस तरह का रिस्पांस दिखा है? किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी अलग अलग जगहों पर चल रहा है, पर क्या रिस्पांस दिख रहा है इस यात्रा का? देखिए, जो किसानों का मसला है इस कानून से, उसके लिए सभी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अलग अलग किसान यूनियन भी प्रदर्शन कर रही हैं और इसी में कहिए कि सरकार ने भी सोचा कि जब विपक्ष थोड़ा सियासत कर रही है तो हम भी थोड़ा इसको मोबिलाइज़ करें, और इसलिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को यहाँ बुला लिया। उन्होंने 3 जगह पर ट्रैक्टर रैली की है। रैलियों में जो है किसान भी इकट्ठे हो रहे हैं, गांव के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन एक जो अकाली दल ने रैली की है अपनी, उसमें जो किसानों के कानून को लेकर बात की है, तो उनका एक जो विरोधाभास है यहाँ पंजाब में आपको सियासत में देखने को ये मिलता है कि अकाली दल भी कह रही है कि आप एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाएं, वहाँ पर एक कानून लाएं जो केंद्र के इस कृषि कानून को बाईपास कर सके। कांग्रेस भी यही कह रही है कि हम सेशन लाएंगे, कानून लाएंगे और उसको बाईपास करेंगे। लेकिन एक ही स्टेज से सारी पार्टियां एक दूसरे को आह्वान कर रही हैं कि साथ आते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, लेकिन पार्टी अपनी अपनी सियासत कर रही है। सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमने साथ लड़ना है, लेकिन कोई पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं आ रही है। ये तो है एक मसला। लेकिन पंजाब में एक दूसरा जो आप कह लें कि एक पब्लिक मूवमेंट चल रही है जिस पे लोग गौर नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि कई लीडरलेस एजिटेशंस हो रही हैं जो प्योरली एक कह सकते हैं कि सोशल या लोगों की तरफ से है, जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। कई जगह पे नौजवान खुद जो है रोड ब्लॉक कर रहे हैं, और वो जो एजिटेशन हो रही है वो सिर्फ पंजाब के कृषि कानूनों को लेकर नहीं हो रही है। पंजाब के कई जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, जैसे SYL कैनाल का मुद्दा है हरियाणा और पंजाब में, पानी के मसले का, या इसके अलावा पंजाबी भाषा जो है उसके मसले की बात होती है, तो कई ऐसे लीडरलेस एजिटेशंस भी चल रहे हैं जो कंटिन्यूअस चलेंगे और उसके ख़त्म होने की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। और इसी वजह से कांग्रेस को भी ठीक ठाक अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन बात यह है कि आगे क्या करती है सरकार, क्या राज्य सरकार ऐसा कानून पास करती है या केंद्र से कोई बातचीत करने के लिए आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी हिमाचल गए थे अटल टनल के इनॉग्रेशन के लिए, तो क्या यहाँ आके वो किसानों से भी बात करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। बिल्कुल वाजिब सवाल है ये गजाली, शुक्रिया आपका। और ये भी बड़ा सवाल है कि जो तमाम लोग विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्या वो एकजुट होंगे इस किसानों के मसले पर? हम ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में और उसके बाद बात करेंगे बिहार की सियासत की। देश की बात में अब बिहार की बात। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार और चिराग पासवान बिल्कुल आमने सामने हैं अब, और चिराग पासवान खुलकर नीतीश के खिलाफ आ गए हैं। एक खुली चिट्ठी लिखी है उन्होंने और कहा है, पापा का अंश हूं, हार नहीं मानूंगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच नहीं मिटने दूंगा। ये राज्य के इतिहास का निर्णायक क्षण है। 12 करोड़ बिहारियों के जीने मरने का सवाल है। JDU को एक वोट भी जो गया वो पलायन के लिए वोट है। LJP की राह आसान नहीं, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और बीजेपी उम्मीदवारों की सूची अब कल आने की संभावना है। JP नड्डा के घर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पटना जा रहे हैं आज। बीजेपी JDU गठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान कल पटना में संभव है। और बिहार में चुनाव से ठीक पहले लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मुश्किल में दिख रहे हैं। दोनों भाइयों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। इन पर बिहार के पूर्णिया में पूर्व RJD नेता शक्ति मलिक की हत्या की साजिश का आरोप है। हमारे साथ इस वक्त मनीष मौजूद हैं। मनीष, एक तो चिराग पासवान का खुलकर नीतीश के सामने खिलाफ खड़े होना, ये खुली चिट्ठी, और कल बीजेपी और उनके बीच जो सीटों का बंटवारा और जो ऐलान होंगे कैंडिडेट्स के, वो तमाम सुगबुगाहट। लेकिन साथ साथ एक बड़ा सवाल कि RJD के लिए ये एक मुश्किल क्षण है। अब जब मुकदमा दर्ज हो गया है हत्या का भी, तो इससे भी परेशानी बढ़ेगी इनकी।
देखिए, आरजेडी के जो नेता हैं वो इस मामले को लेकर काफी आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि किसी ने जानबूझकर राजनीतिक प्रतिशोध में तेजस्वी और तेज प्रताप का नाम डाला है और यही एक कारण है कि आरजेडी आज सुबह से काफी आक्रामक है। उसने कहा है कि सीबीआई की जांच हो, साथ ही साथ उसने कहा कि मीडिया भी अपना पैरेलल इंक्वायरी करे, ट्रायल करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो। और स्थानीय पुलिस का भी कहना है कि इसमें तेजस्वी और तेज प्रताप के बारे में जो इनिशियल लीड्स हैं वो ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका चिराग पासवान से संबंधित है नगमा, तो मैं आपको बता दूं कि अब 24 घंटे से अधिक हो गए चिराग पासवान जो कुछ भी कर रहे हैं वो साफ सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। उनके हर बयान में, हर वक्तव्य में, हर चिट्ठी में निशाने पर नीतीश कुमार ही रहते हैं, कभी भी वो तेजस्वी यादव की चर्चा नहीं करते हैं, तो ये साफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो किसी को पच नहीं पा रही है कि आखिर बीजेपी के नेताओं की, वो चाहे बिहार के हों चाहे केंद्रीय नेताओं की हो, कि 24 घंटे से अधिक हो गए उन्होंने ना कोई बयान दिया, ना कोई ट्वीट किया कि वो चिराग पासवान के इस कदम का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। जब भी किसी नेता से हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि जब संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कल पटना में होगा तो शायद उसमें नेता बोले, लेकिन नेता बोलने से बच रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें एक कहीं ना कहीं से डायरेक्शन दिया गया है कि आप इस मामले पर बोलने से बचे, जिससे ये एक तरह से जो इंप्रेशन या परसेप्शन बीजेपी के बारे में बन रही है कि वो महागठबंधन से लड़ने के बजाय इस बार नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से फिक्स करने के लिए ज्यादा लड़ रही है। नगमा जी तो सहयोगी बनकर भी एक दूसरे के खिलाफ हैं इस समय, तो एनडीए में काफी हलचल है। शुक्रिया आपका मनीष। हम एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में इस वक्त। चीन के साथ चल रहे तनाव की वजह से भारत की तरफ से निर्यात को लेकर जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो फैसले लिए गए हैं, उसका असर इलेक्ट्रॉनिक कारोबार पे पड़ा है। दुकानदारों के पास बेचने के लिए सामान नहीं मिल रहे और साथ ही कोरोना और लॉकडाउन का असर व्यवसाय पर साफ दिख रहा है। मुंबई के मनीष मार्केट में आमतौर पर जितनी भीड़ होती है इस समय उसके मुकाबले 1/4 भी नहीं है। कोरोना, लॉकडाउन और भारत चीन के बीच चल रहे तनाव का असर साफ देखने को मिल रहा है। अमान जिस भारतीय कंपनी बेल के लिए काम करते हैं उसके सामान चीन में बनते हैं, लेकिन चीन के साथ जारी तनावों और उसके बाद जारी आयात नीतियों का असर अब इनके कारोबार पर देखने को मिल रहा है। ना ही समय पर सामान पहुंच पा रहा है, ना ही पहले की तरह मांग है। प्रभाव तो ऐसा है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। पहले मतलब जो मार्केट अब पहले हम मार्केट थी उसमें मतलब रिस्पांस काफ़ी स्मूथ जा रहा था, लेकिन ये कोरोना की वजह से एक्चुअली थोड़ा इंपोर्ट वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो वो फ्लो अब पहले जैसा नहीं है। लेकिन अब मतलब ऑलमोस्ट 50% मतलब जैसा है कि सेल इंपोर्ट अभी हो रहा है, तो उस हिसाब से मतलब हम भी कस्टमर्स की नीड को जैसा तैसा करके अब कंप्लीट कर रहे हैं। मोबाइल उपकरणों के कारोबार से जुड़े जूजर बख्तारा वाला भी बताते हैं कि बाजार की हालत कभी इतनी खराब नहीं थी। चीन से बहुत कम सामान आ रहा है, साथ ही बाजार में पहले की तरह कोई रौनक भी नहीं है। कई लोगों ने अब अपने दुकानों को बंद कर दिया है। अभी जो 25% का बिजनेस है उसमें ही हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। उसमें भी ऐसा है कि हम लोग भाड़ा और रेंट और आदमी का पगार ही बस निकाल सक रहे हैं मुश्किल से। अभी ऐसे चल रहा है जैसे अभी मेरे पास 2 शॉप है, मेरे को एक शायद अभी बंद करनी पड़ेगी, ऐसे चलता रहा तो। ऐसा है कि ये बिज़नेस ऐसा है कि अभी पब्लिक कितने जनों ने, मेरे कितने कलीग्स है, जो फ्रेंड्स है, सर्कल है, कितने जनों ने तो ये धंधा बंद कर दिया। आमतौर पर हर साल गणेशोत्सव के बाद से ही बाजार में भीड़ बढ़ने लगती है, पर इस साल 10% लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सब फेस्टिवल होते हैं, इसमें मार्केट की हालत ये होती है कि शॉप बंद करते करते का ऑर्डर पूरे नहीं कर पाते हम लोग। काम इतना अच्छा होता है, लेकिन अभी तो ये हालत ये है कि पूरे दिन बैठे, ऐसा लग रहा है कि हॉलीडे में बैठे, संडे के दिन बैठे हुए। ऐसा कभी इससे पहले हुआ है जैसा? कभी भी नहीं हुआ। चीन को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन जब सरकार इस तरह की नीतियां बनाती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसे लोगों के बारे में भी सोचे जिनका व्यवसाय इसी से जुड़ा हुआ है और अब उन्हें इस सब की वजह से भुगतना पड़ रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।